न्यूक्लियोलस जो है, न्यूक्लियस का एक कंटेंट है। 4 कंटेंट पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, जो कि एक न्यूक्लियर इनवेलप से सराउंडेड होते हैं। पहला होता है क्रोमोसोम, क्रोमेटिन के फॉर्म में होता है। दूसरा है न्यूक्लियोलस, और तीसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म, और चौथा है मैट्रिक्स। तो न्यूक्लियोलस एक इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट कंटेंट है न्यूक्लियस का। ये किसी स्टेज पर विजिबल होता है और कभी इनविजिबल हो जाता है। तो इंटरफेज स्टेज में न्यूक्लियोलस जो है वो क्लियरली विजिबल होता है। या ऐसे सेल्स जो मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं, जैसे oocytes है, न्यूरॉन्स है, या सेक्रेटरी सेल्स हैं जिनके अंदर सेक्रीशंस आ रहे हैं और सेल से बाहर जा रहे हैं, तो ऐसे सेल्स के अंदर न्यूक्लियोलस बहुत प्रोमिनेंट होता है। तो इंटरफेज स्टेज में जो क्रोमेटिन है वो डीकंडेंस्ड रहती है, दैट इज अनकॉइल्ड रहती है। तो वहां पर जो जीन्स हैं वो ट्रांसक्राइब होते रहते हैं, उनका ट्रांसक्रिप्शन होता रहता है। तो न्यूक्लियोलस उन सेल्स में प्रोमिनेंट होगा या बहुत अच्छे ढंग से विजिबल होगा, उनके नंबर्स बहुत ज्यादा होंगे, साइज अच्छी होगी। जो सेल या तो डिवाइड कर रहे हैं तो उनको अपने कंटेंट्स को डबल करना है, और कंटेंट्स को डबल करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होगी। या ऐसे सेल्स जिनको अपने जो ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, या और भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं जिनके मेम्ब्रेन से प्रोटीन डिग्रेड हो रही है, तो उस कमी को, उस डिग्रेडेशन को फुलफिल करने के लिए प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। और प्रोटीन की सिंथेसिस कहां होगी? प्रोटीन की सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होगी, और राइबोसोम्स जो होंगे वो साइट ऑफ सिंथेसिस होंगे। और न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम प्रोडक्शन की या राइबोसोम असेंबली की फैक्ट्री है। तो फैक्ट्री जब फंक्शन करेगी, जहां वहां पर प्रोडक्शन होगा, तो वहां पर एक स्ट्रेलाइन स्ट्रक्चर बन जाएगा। ऐसे क्रोमोसोम्स जिनके ऊपर न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर पाया जाएगा या सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाएगा, ऐसे ह्यूमन के सेल में कुल 5 क्रोमोसोम्स हैं जिनके ऊपर न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर होता है, या उसको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। वहां पर क्रोमोसोम्स का जो पोर्शन है वो थोड़ा थिन होता है, और वहां पर जो है राइबोसोमल आरएनए जो हैं के जीन्स पाए जाएंगे, और राइबोसोमल आरएनए के ट्रांसक्रिप्ट्स बनेंगे। तो ऐसे क्रोमोसोम्स जिनके नंबर कुल 5 हैं, क्रोमोसोम नंबर 13, क्रोमोसोम नंबर 14, 15, 21 और 22, ये ह्यूमन के अंदर एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं। एक्रोसेंट्रिक का मतलब हो गया इसमें सेंट्रोमियर के एक तरफ की आर्म या तो बहुत छोटी होगी या बहुत स्मॉल होगी, और उसी के अंदर देखिए छोटी आर्म में न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर है, और ये बाहर की तरफ बिल्कुल एक सैटेलाइट पोर्शन है। सैटेलाइट एक मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, इसको सैटेलाइट डीएनए से कंफ्यूज नहीं होना है, वो डीएनए का पोर्शन नहीं है। तो इस न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर में या सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन में राइबोसोमल आरएनए के जीन्स पाए जाएंगे। तो इस पोर्शन को राइबोसोमल डीएनए भी कहा जाएगा। तो ऐसे जितने भी क्रोमोसोम्स होंगे जिनके अंदर न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर पाया जाएगा और राइबोसोमल आरएनए के लिए जो जीन्स पाए जाएंगे, उन डिफरेंट क्रोमोसोम्स के पोर्शन उस पर्टिकुलर रीजन में क्लस्टर फॉर्म करते हैं, और इस क्लस्टर में जो है राइबोसोमल आरएनए की ट्रांसक्रिप्ट्स बनती हैं। मतलब प्राइमरी या प्री राइबोसोमल आरएनए बनेगा, और एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम के बीच में जो गैप है, इसी के बीच में राइबोसोमल यूनिट्स की असेंबली होगी और राइबोसोमल आरएनए की प्रोसेसिंग भी होगी। तो दोनों चीजें यहां होंगी, और यहां पर जब राइबोसोम्स की सब यूनिट बनेंगी न्यूक्लियोलस में, तब वो न्यूक्लियर पोर से होते हुए साइटोप्लाज्म में आएंगी। और साइटोप्लाज्म में देखिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर भी राइबोसोम्स लगे हुए हैं, यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी राइबोसोम्स लगे हुए हैं, और कुछ राइबोसोम्स जो हैं फ्री पाए जा रहे हैं साइटोप्लाज्म में। तो राइबोसोम्स साइट ऑफ सिंथेसिस है प्रोटीन के लिए, और प्रोटीन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए राइबोसोमल सब यूनिट्स का बनना आवश्यक है। तो राइबोसोमल सब यूनिट्स तभी बनेंगी जब राइबोसोमल आरएनए के ट्रांसक्रिप्ट्स बनेंगे, और राइबोसोम की सब यूनिट जो हैं न्यूक्लियोलस के अंदर असेंबली होंगी। तो असेंबल्ड जो हैं राइबोसोमल सब यूनिट्स फिर साइटोप्लाज्म में आएंगे, तो थोड़ी जो उनके प्रोसेसिंग में कमी रह जाती है वो साइटोप्लाज्म में पूरी होती है। तो एक एक्टिव सेल में, जो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल है, उसमें 5 मिलियन टू 10 मिलियन राइबोसोम्स के नंबर होते हैं। इसी से जाना जा सकता है कि ये जो न्यूक्लियोलस है एक इंटरफेज सेल में या जो नॉन डिवाइडिंग सेल है, क्यों इतना प्रोमिनेंट हो जाता है? क्योंकि इस फैक्ट्री को राइबोसोमल सब यूनिट्स को पूरा बना के साइटोप्लाज्म को देना है, जिससे कि प्रोटीन की सिंथेसिस हो सके और सेल की नीड पूरी हो सके और ह्यूमन बॉडी की नीड पूरी हो सके। तो ये न्यूक्लियोलस प्रोमिनेंट होता है। ये देखिए, ये जो डीएनए के ऊपर ये जो लूप बन रहे हैं, इनके ऊपर राइबोसोमल आरएनए जीन्स हैं, और ये जो राइबोसोमल आरएनए जीन्स हैं वो टैंडेमली जो हैं रिपीटेड हैं। टैंडेमली के मतलब हो गया जैसे बाइसिकल में 2 सीट होती है और दोनों के बीच में गैप होता है, तो ये देखिए साइकिल के सीट की तरह से स्ट्रक्चर बनता है। और यहाँ पर ये जो है डीएनए का ये पोर्शन है, ये डीएनए की ये लाइन देख लीजिए है, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऐसे है, और ये आरएनए के ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, प्राइमरी या प्री राइबोसोमल आरएनए हैं, जिनकी फिर प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग के बाद ये प्रोटीन से मिलकर राइबोसोमल सब यूनिट को बनाते हैं। तो ये न्यूक्लियोलस में 3 डिफरेंट रीजन्स पाए जाएंगे। सबसे अंदर फाइब्रिलर सेंटर होगा, जिसमें डीएनए का वो पोर्शन होगा जो राइबोसोमल आरएनए को कोड करेगा या राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन करेगा, उसके ट्रांसक्रिप्ट्स बनाएगा। उसको सराउंड करते हुए फाइब्रिलर सेंटर होगा जो ज्यादा डेंस होगा। क्यों ज्यादा डेंस हो जाएगा? क्योंकि राइबोसोमल आरएनएज हैं और
प्रोटीन के साथ मिलके राइबोसोमल सब यूनिट्स की असेंबली हो रही है, तो यहाँ पर वो असेंबली पोर्शन इसलिए वो ज्यादा डेंस है, और ये जो है ग्रेनुलर पोर्शन इन दोनों को सराउंड करते हुए है, और धीरे धीरे यहाँ से जो राइबोसोमल सब यूनिट्स हैं ये थोड़ा सा दूर पेरिफेरी की तरफ आने लगेंगी राइबोसोम्स में, और ये वेरियस स्टेजेस पर होंगी असेंबली के, और यहाँ से वो धीरे धीरे इस राइबोसोम से इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू होते हुए साइटोप्लाज्म में आके फिर प्रोटीन के सिंथेसिस में काम करेंगी। तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो राइबोसोमल आरएनए के ट्रांसक्रिप्ट्स बनते हैं न्यूक्लियोलस में, और दूसरा है राइबोसोम्स की सब यूनिट्स की असेंबली होती है। जब वो असेंबली साइटोप्लाज्म में चली जाती है, जब ट्रांसक्रिप्शन बंद हो जाएगा, राइबोसोम की असेंबली बंद हो जाएगी, तब ये जो स्वेलन स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो श्रिंक कर जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा। इसीलिए देखिए इंटरफेज में प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस होता है, प्रोफेज में रिसीड करने लगता है, छोटा होने लगता है, अर्ली प्रोफेज में थोड़ा अच्छा दिखाई देगा, और लेट प्रोफेज होते होते जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेशन की तरफ जाती है तो न्यूक्लियोलस धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगता है। फिर जब टेलोफेज में एक सेल से दो सेल बन जाते हैं, फिर से क्रोमैटिन अनकॉइल करती है, क्रोमैटिन का अनकॉइल मतलब क्रोमोसोम की अनकॉइलिंग हो जाती है, तब फिर राइबोसोमल आरएनए के जो जीन्स हैं डीएनए के ऊपर वो फिर एक्टिव हो जाते हैं, और फिर जाके राइबोसोमल आरएनए के ट्रांसक्रिप्ट्स बनाना शुरू करते हैं। जो राइबोसोमल आरएनए के ट्रांसक्रिप्ट्स बनेंगे डीएनए के ऊपर, वो क्रिसमस ट्री का अपीयरेंस देंगे। देखिए क्रिसमस ट्री का, या आपने फर्न की लीफ देखा होगा तो उसके जैसा अपीयरेंस यहाँ पर आपको दिखने लगेगा। ये डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है। ट्रांसक्रिप्शन के मतलब एक्ट ऑफ कॉपिंग। किस चीज की कॉपी? जो डीएनए के ऊपर कोड है वो राइबोसोमल आरएनए के फॉर्म में बनाया जा रहा है। ये राइबोसोमल आरएनए का बनना, इसके ऊपर वही होता है राइबोसोमल आरएनए के ट्रांसक्रिप्ट्स बनना। तो शुरू में तो ये बड़ा होता है, बाद में इसकी प्रोसेसिंग में इसमें कटिंग हो जाती है। तो इस तरह से राइबोसोमल ट्रांसक्रिप्ट्स और ये बनते रहते हैं, और न्यूक्लियोलस अपीयर और डिसअपीयर होता रहता है सेल के अंदर।